सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर। मॉडल पेपर आदर्श प्रश्न पत्र कैसे पेपर आता है और किस किस चैप्टर से किस किस भाग से कैसा प्रश्न आता है उसके विषय में बताऊंगा। बस अंतर इतना है कि ये 2020 के आधार पे है, इसमें 30% सिलेबस कम नहीं है। पेपर ऐसे ही आएगा, जो सिलेबस कम हुआ है आपको वहाँ से पढ़ना है उतना ही आएगा। हमको केवल एक मॉडल समझना है कि कैसे प्रश्न आएगा और इसको आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करते रहिए। तो चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पूर्णांक 70, समय 3 घंटे 15 मिनट। सबसे पहले निर्देश देखना चाहिए। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित हैं। मतलब 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप चाहे जब पढ़ें, लेकिन आपको सबसे चाहिए कि सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लें और उसको समझिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें उसका उत्तर आता रहता है लेकिन प्रश्न थोड़ा बदल कर घुमा कर आया रहता है, तो हम समझ नहीं पाते कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप बार बार प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको इसका उत्तर आता है। इसलिए घबराइए न, पहले प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। यह देखिए, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए, अर्थात हर प्रश्नों को हल करना है। ये नहीं, अगर आपको आता है तो आप शुरू से स्टार्ट करिए और हर प्रश्न का उत्तर देते जाइए। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्रश्नों का उत्तर आगे पीछे कर सकते हैं और जहां आपका प्रश्न समाप्त हो उस पेज को बदल दीजिए। 1 नंबर वाले में ऐसा न करिए, 2 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर वाले में ऐसा आप कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने उसका अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी, अर्थात जो 1 नंबर के हैं, छोटे हैं, सत्य असत्य होंगे या एक उसका उत्तर सही होगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें 1 लाइन लिखना होता है। लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें 2 लाइन लिखने होते हैं। विस्तृत उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। क तथा ख खंडों, अर्थात नागरिक शास्त्र और इतिहास से 1 खंड बनता है और अर्थशास्त्र और भूगोल से 1 खंड बनता है। तो दोनों खंडों हुए तो मानचित्र भी दिए गए हैं। 14 नंबर और 28 नंबर के जो प्रश्न होंगे वह मानचित्र होंगे। इसमें क्या करना होता है कि बच्चे कॉपी पर लिख देते हैं। कॉपी पर नहीं लिखना है, मानचित्र में ही भरना है उसको। अब चलिए शुरू करते हैं। खंड क से बहुविकल्पी प्रश्न, जो 1 नंबर के पहले प्रश्न आएंगे। देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो 1 नंबर का है। अब इसमें जो हमको सही लगे कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, इसमें जो सही होगा उसका, जैसे ब मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ब मान लीजिए तो उत्तर 1 ब बिस्मार्क, ऐसे लिखना है। न कि चारों लिखना है उसके बाद उत्तर लिखना है। केवल उत्तर नंबर 1 ब डालिए, बिस्मार्क लिख दीजिए। इसी प्रकार देखिए आगे भी रहेंगे। प्रश्न नंबर 2, फिर इसमें भी जो उत्तर सही हो उसको लिख दीजिए। 1 नंबर ये है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या है, इसमें कौन सा सही है उसको लिख देना है। उसके बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, तो मान लीजिए जैसे ब सही है 22, तो उत्तर नंबर 4 ब 22, ऐसे लिख दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शासन के प्रमुख अंगों में नहीं है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नगरपालिका। तो मान लीजिए इसमें स सही है, अगर तो स डाल दीजिए, स नगर पालिका। इसके बाद देखिए 1928 में साइमन कमीशन के विरोध का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसमें जो सही हो उसको आप लिख दीजिए। फिर देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ देखिए ध्यान देना है कि देखिए समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। देखिए सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसे जो नियम कानून हैं जो न तो संघ में आते हैं, जो संघ और राज्य दोनों में आते हैं या समवर्ती सूची में आते हैं, ऐसे 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 4 दिया है, मतलब चारों लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ये नहीं कि एक आप लिख देंगे तो 1/2 नंबर मिलेगा।
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। ये देखिए 1/1 अर्थात दोनों प्रश्नों सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भिन्न था, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार वे कौन से 4 राज्य हैं जहां लिंगानुपात सबसे कम है। फिर भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 3 नंबर का है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दोनों में से जो आपको आता है 10वें नंबर में दोनों में से जो आए उसको लिखिए, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। छापे खाने के आविष्कार का मुद्रण एवं सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की, उसके समर्थन में 2 तर्क दीजिए। इन दोनों में से जो आए आपको उसका उत्तर देना है, 3 नंबर का है। फिर देखिए राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करते हुए किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ देखिए ये 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए 6 नहीं 8 नंबर का है। राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करते हुए किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। पहले राजनीतिक दल का अर्थ लिखेंगे, तब आपको 2 नंबर मिलेगा, और 4 कार्यों का उल्लेख करेंगे तो आपको फिर 1 नंबर 1 कार्य पर मिलेगा। या इसके बाद देखिए 13वां 16वीं सदी में देशों के मध्य होने वाले आदान प्रदान के कोई 2 उदाहरण देते हुए इस संबंध में अपना मत प्रकट कीजिए। 3 नंबर के ये हैं। या अथवा में टिप्पणी लिखिए, दोनों लिखने हैं, क और ख। फिर देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न। अब मानचित्र में देखिए क्या है, निर्देश। प्रश्न संख्या 14 मानचित्र से संबंधित है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 धन 1/2 अंक निर्धारित है। अर्थात सही नाम लिखेंगे और सही अंकन, अर्थात जहाँ पर जैसे पूछ रहा है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने बगान व्यवस्थान के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ देखिए इसमें समझना क्या है कि हमको 2 मानचित्र मिलेंगे, एक 14 नंबर प्रश्न के लिए, एक 28 नंबर के लिए। अब हमें वहाँ पर एक चिन्ह बनाना है जहाँ पर वह स्थान जहाँ गांधी जी ने बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अब यह स्थान कहाँ है मानचित्र में, तो उसको हमें ये देखना है कि सबसे पहले भारत के किस राज्य में है, फिर किस राज्य में, उस राज्य में किस जगह पर है, तो वहाँ पर ये चिन्ह बनाना होगा और उसके बाद उस स्थान का नाम लिखना होगा उसी मानचित्र पे, न कि कॉपी जो हमको उत्तर देने के लिए मिली हुई है। फिर वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। अब जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसको भारत के मैप में वहाँ वो चिन्ह बनाना है और उस स्थान का नाम लिखना है। जब चिन्ह भी बनाएंगे नाम भी लिखेंगे तभी आपको 1 नंबर मिलेंगे। अगर चिन्ह बना के छोड़ देंगे तो आधा नंबर, नाम लिख के केवल छोड़ देंगे तो आधा नंबर, दोनों करेंगे तो 1/2 धन 1/2 अर्थात 1 नंबर। देखिए वह स्थान जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो अब इसको भी बनाना है। फिर देखिए वह स्थान जहाँ से नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब नमक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, गुजरात में हुआ। गुजरात में किस जगह पे हुआ, तो हमको मैप में देखना है कि गुजरात कहाँ है, गुजरात में कहाँ ये आंदोलन हुआ, वहाँ पर ये चिन्ह हमको बनाना है और वहाँ पर उस स्थान का नाम लिख देना है, तब जाके हमको नंबर मिलेंगे। वह स्थान जहाँ से 1857 में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो 5 नंबर का ये आपका मैप हो गया। इसमें 2 चीज़ें करनी है, आपको चिन्ह भी बनाना है मैप में और उस स्थान का नाम लिखना है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। कॉपी से इसमें कोई मतलब नहीं है। ये देखिए दूसरा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, अर्थात जिन्हें दिखाई नहीं देता ये उनके लिए है, ये हमको नहीं करना है। अब आ जाइए खंड ख, भूगोल और अर्थशास्त्र से जो प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है, अर्थात जो सीढ़ियाँ बनाकर खेती की जाती हैं, ये उत्तराखंड से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 15 द उत्तराखंड लिख देना है। इनमें कौन सी फसल रबी की है, अर्थात चना, दालें, मक्का, कपास, ये इनमें रबी की कौन सी फसल है उसको हमको लिखना है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक है, डेयरी उत्पाद, कपड़ा उद्योग, बैंक सेवाएं, परिवहन सेवाएं। 1 नंबर 6 नंबर तक जाएंगे। निम्नलिखित चट्टानों में से किस प्रकार की चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है।
निम्नलिखित में काली मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। काली मृदा अर्थात काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में होगा। सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित, अर्थात कोई देश कितना विकास कर रहा है उसमें प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपयोग, सभी तीनों में से एक या चारों। यहाँ देखिए एक एक नंबर के हैं, इसमें उत्तर हमको लिखने हैं। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें सिलेबस कम नहीं हुआ है, मैं केवल आपको प्रश्नों का आधार मॉडल बता रहा हूं कि ऐसे ही पेपर आएगा। बस जो पाठ कटे हुए हैं वहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक में दो अंतर लिखिए। संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक में दो अंतर। संगठित क्षेत्रक का मतलब ऐसे जो सरकारी फर्म होते हैं जिनको बाकायदा नौकरी मिलती है, जिनका डेटा सरकार के पास होता है। असंगठित क्षेत्रक अर्थात जिनका कोई डेटा नहीं होता है, लोग काम करते हैं, निकाल दिए जाते हैं, और भारत में ऐसे क्षेत्र ज़्यादा हैं। जैव एवं अजैव संसाधन क्या हैं? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। दोनों लिखेंगे तब देखिए, एक धन एक लिखकर छोड़ देंगे तो एक नंबर मिलेगा। मुद्रा विनिमय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। खनिज क्या है? खनिजों का वर्गीकरण लिखिए। एक धन दो अर्थात 3 नंबर का है। खनिज क्या है लिखेंगे तो 1 नंबर, और उसका वर्गीकरण कर देंगे तो 2 नंबर, और तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है? चाय के मुख्य 2 उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए, अथवा ये लिखिए चाय की खेती। तो देखिए 2 धन 1/2 धन 1/2 अर्थात 2 मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखेंगे तब 1 नंबर मिलेगा, और जलवायु कौन सी उपयुक्त है ये लिखेंगे तब 2 नंबर। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? उदाहरण देकर लिखिए। पर्यावरण गिरावट के मुख्य 3 कारण लिखिए। 25 में से दोनों में से एक लिखना है। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अर्थात जो फैक्ट्रियां हैं वो एक पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही है उसको हमको लिखना है और उदाहरण सहित समझाना है। परिवहन एवं संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा एवं अर्थव्यवस्था के आधार पर क्यों कहे जाते हैं? दोनों में से एक लिखना है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है ऐसा काम जो पूरे विश्व में हो। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता अधिकार क्या है? व्यक्ति के लिए यह क्यों आवश्यक है? जैसे 27 है तो या वैश्वीकरण लिखिए या उपभोक्ता, दोनों में से एक लिखना है। अब फिर देखिए मानचित्र कार्य, प्रश्न नंबर 28। यहाँ देखिए क्या है, भारत के लिए दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह के द्वारा नाम सहित लिखिए। अब देखिए कितना क्या है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नाम सहित लिखिए। तो कहाँ है? बंगाल में है, कलकत्ता में है, वहाँ वो नाम भी लिखना है सुंदरवन का, और ये चिन्ह बनाना है। ये जो चिन्ह बना है यही बनाना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरा। फिर देखिए सरदार सरोवर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है वह लिखना है भारत के मैप में, कॉपी में नहीं लिखना है। भारत के मैप में सरदार सरोवर बांध कहाँ है उस जगह का नाम लिखना है और ये चिन्ह बनाना है। अभी देखिए इसमें हर प्रश्न का अलग अलग चिन्ह है और वही प्रश्न को वही चिन्ह भी बनाना है। उसका नाम लिखेंगे, वह चिन्ह बनाएंगे उस स्थान पर, तो हमको 1 नंबर मिल जाएगा। महानदी चिन्ह के द्वारा नाम सहित लिखिए। महानदी कहाँ है? चिन्ह के द्वारा ये चिन्ह बनाना है महानदी के लिए। सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर ज़्यादा है उस जगह का नाम लिखना है और ये चिन्ह बनाना है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। ये चिन्ह द्वारा बनाना है और एक पत्तन का नाम लिखिए। तो देखिए नीचे ये दृष्टिबाधित के लिए है, अर्थात जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न आएंगे। अगर हम इस अच्छे से ऐसे तैयारी करेंगे तो हमें नंबर अच्छे प्रकार से मिल सकते हैं। और आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सब पर लिखना है। उसको अगर आपको थोड़ा भी मैचिंग करके लिखते हैं तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको भी आप लिखिए उससे संबंधित जोड़कर। चलिए धन्यवाद।